हेलो एवरीवन, दिस इज सुबोध कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ऐसे तो मैं क्लास 11 के बच्चों को ध्यान में रखकर बना रहा हूं, लेकिन कुछ हद तक 12 के बच्चे भी ध्यान देंगे। और यहां पर क्लास 11, क्लास 12 और जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो जैक बोर्ड के हों या किसी और स्टेट्स बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों, सभी बोर्ड के बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिलेबस को थोड़ा अपने ढंग से आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि होता क्या है, सिलेबस को लेकर के अक्सर विद्यार्थी के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कभी। और आज के समय में जैसे ये जो चल रहा है, ऑनलाइन का दौर जो चल रहा है, जो ऑफलाइन क्लास बंद है, तो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, अलग अलग साइट पे जाकर के आपको स्टडी मटेरियल ढूंढना पड़ता है। तो कभी कभार होता क्या है कि जैसे आप जैक के स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स सिलेबस ढूंढ रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख पाते हैं और आपको जैक के जगह पर आपको सीबीएसई का स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और सीबीएसई के हैं तो उसको जैक का मिल जाता है। तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, ये एक तरह से डाउट वाली बात बनी हुई रहती है। तो इस चीज़ से हम कैसे बचें? अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखेंगे तो ये चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या 11 के हों या 12 के हों, वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आपका जो भी डाउट रहेगा सिलेबस को लेकर के आज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 11 से लेकर के 12 तक हमको 4 पार्ट पढ़ना पड़ता है। हर पार्ट 50-50 मार्क्स का होता है। 2 पार्ट 11 में, 2 पार्ट 12 में। वो चारों पार्ट कौन कौन है उस चीज को देखें। सबसे पहले पहला पार्ट जो होता है, नंबर 1, वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसको कि हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है। क्लियर? और ये पार्ट कितने मार्क्स के होंगे ध्यान रखेंगे। ये पार्ट आपका 50 मार्क्स का होगा। दूसरा जो पार्ट हमको पढ़ना पड़ता है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय आर्थिक विकास। और ये पार्ट भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो पार्ट होता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और चौथा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 50 मार्क्स का होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 50 मार्क्स का होगा। तो 11 से लेकर के 12 तक जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जैक के हो या और भी किसी स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो, उनको
1 से लेकर के ये 4 जो 4 पार्ट दिया जा रहा है, यही चारों पार्ट पढ़ना होता है। अब सवाल उठता है कि 11 में इन चारों में से कोई 2 पार्ट पढ़ना है और 12 में भी इन चारों में से कोई 2 पार्ट पढ़ना है। कौन सा 11 में पढ़ना है और कौन सा 12 में पढ़ना है, इवन किस टॉपिक को जैक वाले पढ़ेंगे और किस टॉपिक को सीबीएसई वाले पढ़ेंगे, इस चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम सीबीएसई वाले को देखते हैं। जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, और वो भी सीबीएसई में हम क्लास 11 के बारे में पहले दिखा रहे हैं। तो क्लास 11 में जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन चारों पार्ट में से, चारों ग्रुप में से कोई 2 ग्रुप लेके चलना है। तो कौन सा लेके चलना है, अपने मन से तो नहीं लेंगे, जो ऊपर से आया हुआ है, जो बोर्ड की तरफ से तय है, उसी को लेके चलेंगे। तो बोर्ड ने इधर वाला जो है एक स्टैटिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसको पढ़ना है, सीबीएसई वाले को पढ़ना है। और सीबीएसई वाले में भी किसको पढ़ना है, 11 वाले। ध्यान रखेंगे, स्टैटिक्स प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन पढ़ेगा, सीबीएसई वाले, और वो भी कौन क्लास वाले, 11 वाले। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टैटिक्स, इसको पार्ट ए में लेके चलते हैं, और कितने मार्क्स के होंगे वो भी देख लेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। क्लियर। और दूसरा पार्ट इन लोगों को कौन सा पढ़ना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको कौन सा पार्ट कहेंगे, पार्ट बी। और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। अब 11 जब हो जाता है तो देखेंगे 12 को, यानी सीबीएसई 12 वाले। सीबीएसई 12 वाले भी 2 पार्ट उठाएंगे। कहां से, यही 4 में से। तो जब 11 में वो दोनों इसको पढ़ चुका है, 11 में जो भी विद्यार्थी हैं सीबीएसई के, वो स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो होगा इंडियन इकोनॉमी प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होंगे, सीबीएसई क्लास 12 के, वो पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, ये नीचे वाला जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको पार्ट ए में रखा गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये किसमें है, पार्ट ए में। कितने मार्क्स, 50 मार्क्स। और इधर आएंगे तो फिर क्या बच गया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा। ये पार्ट बी कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स। तो इस तरह से सीबीएसई वाले का झमेला खत्म हो गया। सीबीएसई वाले को इधर का 2 पार्ट लेंगे, स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, 50-50 मार्क्स का। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे कि जो एग्जाम होगा थ्योरेटिकल, वो इससे भी 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स हो जाएगा आपका, उसका प्रोजेक्ट वर्क होता है प्रैक्टिकल के रूप में। तो 10, 40 प्लस 10, 50 मार्क्स, थ्योरी 40 का ही होगा। फिर इधर भी आएंगे तो इसमें भी वही चीज है, 40 प्लस 10, इन दोनों को मिला करके कितने मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे। सीबीएसई में भी आएंगे तो वही बात है, 40 का एग्जाम होगा और 10 का प्रैक्टिकल के लिए होगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। और ये भी 40 प्लस 10, 50 होगा। जब हम जैक बोर्ड की बात करते हैं या और भी स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड के हैं, चाहे वो जैक के हों या बिहार बोर्ड के हों, उनके लिए देखेंगे स्टेट बोर्ड
हाईलाइट कर रहे हैं जैक को, और जैक में भी किसका बात कर रहे हैं, क्लास 11 का। तो जैक बोर्ड के जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे, उनको क्या पढ़ना है। जब सीबीएसई वाले ये दोनों पढ़ रहे हैं 11 में और 12 में ये दोनों पढ़ रहे हैं, अब क्या होना चाहिए स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए, जैक के लिए, तो जस्ट ऊपर वाला ध्यान देंगे। ये जो ऊपर का दोनों टॉपिक है 1 और 2, 1 एंड 2, यही टॉपिक हो जाएगा आपका किसके लिए, जैक 11 के लिए। क्लियर? तो लिख देंगे, एक पढ़ना होगा स्टैटिस्टिक्स पार्ट ए, कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। देखिएगा इस 50 मार्क्स में एक लोचा है, हम बताएंगे क्या है। दूसरा क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट बी। ये मार्क्स कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स। अब जो कोई देखे होंगे आप लोग के सीनियर जो भैया लोग एग्जाम दिए होंगे इस बार, तो वहां पर आप पाए होंगे कि 50 मार्क्स का ही एग्जाम हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, हम एक मामला है इसमें बता दें। 2018 से शायद 2018 तक सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस और स्टेट बोर्ड का सिलेबस सेम हुआ करता था। जो जैक बोर्ड वाले पढ़ते थे 11 में, वही 11 में सीबीएसई वाले भी पढ़ते थे। जो जैक वाले 12 में पढ़ते थे, वही सीबीएसई वाले भी 12 में पढ़ते थे। लेकिन 2018 के बाद, शायद 2018 या 19 में किया गया है, सीबीएसई में चेंजिंग ला दिया गया, जैक बोर्ड में चेंजिंग नहीं लाया गया। सीबीएसई में चेंजिंग आया, जैक बोर्ड में चेंजिंग नहीं आया। जैक बोर्ड वाले पहले से भी पढ़ते आ रहे थे 11 में, यही क्या पढ़ते आ रहे थे, स्टैटिक्स और इंडियन इकोनॉमी, और 12 में पढ़ते आ रहे थे माइक्रो एंड मैक्रो, वो आज भी पढ़ते आ रहे हैं। तब्दीली जैक वाले के लिए क्या हुआ, सिलेबस को लेकर के तब्दीली नहीं हुआ, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें तब्दीली आई। वो तब्दीली क्या आई कि पहले 50-50 मार्क्स का दोनों जो हो रहा था, 50 ए और 50 ए, वहां पर क्या किया गया, पहले एक्चुअली होता था स्कूल में, कॉलेज में एग्जामिनेशन होता था और कुछ ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, कुछ सब्जेक्टिव हुआ करता था, कॉपी जांच होती भी थी, नहीं भी होती थी, रिजल्ट आता था कि नहीं आता था, बच्चे प्रमोट हो जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से जैक बोर्ड खुद एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है और वो ओमार शीट पर एग्जामिनेशन ले रहा है, और ओमार शीट पे 11 के लिए 50 क्वेश्चन ही दिया जा रहा है और 50 मार्क्स ही फुल मार्क्स समझ करके चल रहा है, जिसमें 25 मार्क्स आपका इससे ले लेता है, 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स इससे ले लेता है। तो 25 + 25 यानी दोनों मिलाकर के जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो कितने मार्क्स का हो रहा है, 50 मार्क्स का हो रहा है। ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कोई सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम 12 की बात करते हैं तो शुरू से 2008 से हम देखते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। 2008 से मेरा पहला जो बैच था 2008 का, वहाँ से ही हम नोटिस करते आ रहे हैं कि कोई भी सिलेबस में या परीक्षा के जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, वो हूबहू वही चलते आ रहा है। तो वो क्या है जैक बोर्ड वाले के लिए, तो जैक बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई के, सॉरी स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, जैक बोर्ड लिख ही देते हैं, क्लास 12 की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। इन लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 50 मार्क्स का होगा, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स
ये भी कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ये हो गया पार्ट बी और ये हो गया पार्ट ए। और ये पहले भी 50-50 मार्क्स का हुआ करता था, आज भी हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिलेबस में भी कोई अंतर नहीं है, शुरू से चलते आ रहा है। और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। हाँ, 2016 या 17 से ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो गया, उससे पहले ऑब्जेक्टिव भी नहीं हुआ करता था। तो 10 ऑब्जेक्टिव 2016 से शायद शुरू हुआ। तो ये आपका हो गया जैक 12 का सिलेबस और ये जैक 11 का सिलेबस। यानी कि ऊपर वाला जो दोनों है जैक 11 के लिए है और नीचे वाला जो दोनों है वो जैक 12 के लिए है। तो ये तो आपका हो गया 11 और 12 का सिलेबस। जो स्टूडेंट्स अभी 11 में हैं उसको आज के ही डेट में पता चल गया कि हमको 11 में क्या पढ़ना है और 12 में क्या पढ़ना है। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या होगी कि हम स्टैटिक्स में, जो भी अभी 11 में स्टूडेंट्स है तो उसको स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, फिर आगे 12 में जाएंगे तो माइक्रो में क्या पढ़ना है, मैक्रो में क्या पढ़ना है। तो जो अभी 11 के स्टूडेंट्स हैं ये माइक्रो और मैक्रो में दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टैटिक्स और इंडियन इकोनॉमी में तो दिमाग लगाएंगे। लेकिन जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो 11 में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिमाग लगाएंगे, सीबीएसई वाले। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जैक बोर्ड वाले कहाँ पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, 12 में। और इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो अगर मेरे वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उनको ये पार्ट शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं 12 को जो जैक बोर्ड वाले हैं उसको ध्यान में रख करके माइक्रो को बहुत पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया, लगभग 2-3 महीने से पढ़ा रहे हैं। लगभग 30 वीडियो उसका आ चुका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सीबीएसई वाले जो 11 के स्टूडेंट्स हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी चल रहा है 12 का वो देखें। फिलहाल आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि हमको 11 में क्या पढ़ना है और 12 में क्या पढ़ना है। जो अभी 12 में है उनको तो 11 के बारे में आप सोचना नहीं है, लेकिन सोच सकते हैं, उनको भी जानकारी रहनी चाहिए। कभी कभार 11 में वो पढ़ करके 12 में गया है, लेकिन अगर जूनियर उससे पूछते कि 11 का क्या सिलेबस है तो हो सकता है वो नहीं बता पाए। तो इन सब चीज़ों को अगर वो ध्यान में रखे तो उसको गाइड वो कर सकता है। सबसे पहले ये पूरे चार्ट को आप लोग देख लें, क्या कहाँ है। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, तब हम आगे बात करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम 11 को ध्यान में रख करके, जो 11 के स्टूडेंट्स हैं, और 11 का इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आज का वीडियो 11 के लिए विशेष रूप से है। और 11 के जो भी बोर्ड के हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों या सीबीएसई के हों, आप देख सकते हैं 11 वाले जैक बोर्ड वाले भी स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और सीबीएसई वाले भी स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अंतर दोनों का हो गया पार्ट बी में। जैक वाले इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये अंतर हुआ। लेकिन स्टैटिक्स और इस स्टैटिक्स, यहाँ पर दोनों जगह स्टैटिक्स है इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हर बोर्ड वाले स्टैटिक्स को पहले समझ लें, उसके बाद समझेंगे इसका अलग से। इसका तो हम बता ही दिए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे क्या पढ़ना है, जो सीबीएसई वाले हैं वो वीडियो को जाकर के देखेंगे। लेकिन जो जैक बोर्ड वाले हैं उन लोगों के लिए ये दोनों को मैं आज ही हाईलाइट करूंगा कि इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्टैटिक्स, तो इधर पहले मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये जो स्टैटिक्स है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है ये तो क्लियर होनी चाहिए। स्टैटिक्स में पढ़ना क्या है, एक चीज तो जानिए, ये स्टैटिक्स जस्ट लाइक डेटा, इसको डेटा भी कहा जाता है या आंकड़ा। ध्यान रहे, ये एक तरह से क्या है, आंकड़ा है। अब आंकड़ा है, आंकड़ा को समझना होगा। ये आंकड़ा होता क्या है,
एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जैसे कोई गांव ले लीजिए, एक गांव ले लीजिए, आपको गांव जाकर के सर्वे करना है। क्या करना है? सर्वे करना है। सर्वे में आप क्या कीजिएगा, गांव में जाकर के आपको पता करना है गांव की स्थिति क्या है, अच्छी है या खराब है। तो सबसे पहले गांव का आप पता कीजिए, जनसंख्या कितना है। नहीं, एक चीज तो आपको ये करना है। दूसरा चीज क्या करना है, ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में कितना मेल है, इंग्लिश में ही लिखते हैं मेल, और कितना फीमेल। क्लियर? फिर आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये मेल है, तो इस मेल में कितने लिटरेट हैं, क्या जी, और कितने इलिटरेट हैं। लिटरेट और इलिटरेट मतलब कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। फिर ये मेल और फीमेल की बात हो जाएगी। फिर उसी तरह से आगे जाएंगे तो चिल्ड्रन के बारे में देखेंगे। चिल्ड्रन में ये क्लियर कर सकते हैं कितने स्कूल गोइंग हैं, और कितने नॉन स्कूल गोइंग हैं। तो इस तरह से आप और भी आगे देखिएगा, उसके हाउस के बारे में भी आप देखना चाहिएगा, कितने पक्के के मकान में है, कितने कच्चे के मकान में है। तो इस तरह से एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस गांव का, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो आप इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक आप रिजल्ट पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। और डेटा इट इज जस्ट लाइक स्टैटिक्स, यही एक तरह से स्टैटिक्स है। यानी स्टैटिक्स में हमको डेटा के बारे में ही स्टडी करना है। इट इज ऑल अबाउट डेटा। अब डेटा में क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। एक एक यूनिट को ध्यान में लेके चलना है। एक तो पढ़ लेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन जब डेटा का करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इसके लिए एक लेंगे सेंसस मेथड, ये अपनाना होगा। कौन सा मेथड अपनाना होगा? सेंसस। अब दूसरा मेथड जो अपनाएंगे वो सैंपलिंग मेथड हो जाएगा। अब सेंसस मेथड क्या है, सैंपलिंग मेथड क्या है, हिंदी भी थोड़ा लिख ही देते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा को लिख सकते हैं आंकड़ों का संकलन। फिर से एक बार देख लीजिए, आंकड़ा क्या है, यही सब मेल। एक फिगर आएगा ना कि मान लेते हैं 55 लोग मेल हैं, फीमेल कितना है, तो ये 45 है, तो ये 55 45 इट इज व्हाट, इट इज डेटा। उसी तरह कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, टोटल को अगर हम करके चलें, चूंकि मेल का बताए, उसी तरह आपको इधर फीमेल का भी करना होगा। तो मेल में 55 है, तो मान लेते हैं इसमें 35 आपका लिटरेट है, बच गया कितना 20 होगा ना, 3 2 5 5, हाँ, तो 20 क्या हो गया इलिटरेट। तो ये जो एक फिगर है 35 20 55, यही सब क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो इस डेटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट कैसे करेंगे? तो एक सेंसस मेथड है, सेंसस मेथड को कहेंगे संगणना विधि। ध्यान देंगे, कौन सा विधि कहेंगे? संगणना विधि कहेंगे। अब ये क्या है, इसको आगे जब चलेंगे, ये चैप्टर वाइज मान लेते हैं, इसको 1 में रख लिए तो उसमें क्लियर कर देंगे। सैंपलिंग मेथड, इसको कहेंगे निर्देशन विधि। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा जब हो जाएगा तो दूसरा हम लोग को पढ़ना होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए एक तो हो सकता है टेबल, क्या हो सकता है टेबल, इसको शेड्यूल भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में तालिका कहेंगे, तालिका को सारणी भी कहा जाता है। और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे डायग्राम, क्या हो जाएगा डायग्राम, इसको आप आरेख कह सकते हैं, चित्र कह सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया। फिर आपका स्टैटिस्टिकल एक एवरेज निकालना होता है, किससे निकालेंगे तो डेटा से निकालेंगे। स्टैटिस्टिकल एवरेज में आप पढ़ेंगे एक मीन के बारे में, जिसको कि माध्य कहते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 9-10 में। दूसरा आपको मीडियन पढ़ना होगा, जिसको माध्य का। तीसरा आपको मोड यानी कि बहुलक। यहां जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है, इसको लेकर के आप लोग को परेशान नहीं होना है, बड़ा सिंपल है। क्यों सिंपल है देखिए, जैसे मान लेते हैं एवरेज एक तरह से देखना है, एवरेज ही होता है, मीन मीडियन मोड ये एक तरह से एवरेज ही होता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, किसी में आपने 40 मार्क्स, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80, इस तरह से स्कोर किए। अब यहां पर एवरेज जब निकालना के लिए कहा जाएगा, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सबको प्लस कर देना है 0, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26 और 4 कितना हो गया 30, 30 का 0 इधर कुछ नहीं है, यानी कि 3 रहेगा। कितना आ गया 300 आ गया। सब्जेक्ट कितने थे 5 थे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 60%। तो ये 60 जो आया एक तरह से क्या आया, एवरेज आया, औसत आया। और औसत को ही क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। माध्य और औसत क्या होता है, एक ही चीज होता है, मीन एंड एवरेज इज द सेम। मीडियन कैसे निकलता है, ऑलमोस्ट यही निकले, हमको तो लगता है यही निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 40 है, 50 है, या मीडियन का मतलब होता है बीच का वैल्यू। तो देखिए 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच में कौन है 60 है, तो एक तरह से मीडियन क्या निकल जाना चाहिए 60 निकल जाना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा अगर डेटा उल्टा पुल्टा होगा तो उसको आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, और कभी कभी बिखरा हुआ रहता है। आप देखिएगा जो टेबल जो अभी बात किए थे, टेबल में अगर डेटा को रखा जाता है तो टेबल भी कभी कभार क्या होता है कि इंडिविजुअल सीरीज में होता है, कंटिन्यूस सीरीज में होता है, डिस्क्रीट सीरीज में होता है, तो अलग अलग सीरीज में होता है। तो अलग अलग सीरीज से हम मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, आप लोग तो पढ़े ही होंगे ना। जैसे रहता था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह रहेगा। ये कौन सीरीज हो गया, ये कंटिन्यूस सीरीज हो गया। इसमें 0 से 10 में 2, इसमें 4, इसमें 3, ऐसे करके आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। ये क्लास इंटरवल हो जाता है। तो इससे भी आपको मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप ध्यान देंगे, इससे कई क्वेश्चन आता है। आप जो देख रहे हैं, आपको जो बताए थे कि स्टैटिक्स यहाँ पर 50 मार्क्स लिख दिए, लेकिन अब क्या होगा 25 यहाँ से 25 यहाँ से रहेगा, तो आपको मीन मीडियन मोड से रिलेटेड 6-7 सवाल रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट आपका लेके चलते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं इसमें। एक टॉपिक है डिस्पर्शन। कौन सा टॉपिक है डिस्पर्शन, इसको कहते हैं अपकिरण। क्या कहते हैं अपकिरण। एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन। आज केवल टॉपिक ही बताते हैं, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आगे के वीडियो से होगा। इसको कहते हैं सहसंबंध। अब सहसंबंध में 2 तरह का होता है, एक रैंक कोरिलेशन होता है और एक कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन होता है। तो रैंक कोरिलेशन को सीबीएसई ने हटा दिया, जैक भी हटाएगा, तो केवल कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पढ़ना होगा। फिर आगे देखेंगे इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ना होगा इंडेक्स नंबर, इसको कहते हैं निर्देशांक हिंदी में। तो
तो ये आप लोग पढ़ेंगे किस में, स्टैटिक्स में, ठीक है। और स्टैटिक्स से पहले थोड़ा सा एक चीज और जिक्र होगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक्स है किसके लिए, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी सांख्यिकी अर्थशास्त्र के लिए। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसका जो इंट्रो आप जाएंगे मेरा क्लास 12 के फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में आप मोटे तौर पर जितना डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो वीडियो है वो डेफिनेशन का है, फर्स्ट वीडियो प्लस, आप ध्यान दीजिएगा, प्लस फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो, ये तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो आप लोग का ये जो शुरू में है अर्थशास्त्र के बारे में ये क्लियर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं 11 के, वो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, थर्ड वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को परिभाषा बताया गया है, डेफिनेशन बताया गया है। दूसरे वीडियो में आपको आर्थिक क्रिया के बारे में बताया गया है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। और थर्ड वीडियो में आप लोग को बताया गया है आर्थिक समस्या, जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो आप देख लीजिएगा। तो 11 का ये जो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र सांख्यिकी के लिए, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कर देते हैं दूसरे नंबर में, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5, ये 6 और ये 7। आप लोग का इकोनॉमिक्स 11 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप ले लें, ताकि आपको उतारना आसान हो जाए। यही चीज़ पढ़ना है, ध्यान रहे। आपका ये 11 का पहला पार्ट का सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का सिलेबस कवर कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। इसमें क्या पढ़ना है, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन चैप्टर ऐसा मिलेगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस चैप्टर को, जितने भी चैप्टर इसमें है, आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence, नाइनटीन 47 टू एक तरह से 50, 1950। ये कहना चाह रहा है कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। हिंदी में लिख ही देते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसमें देश आजाद हुआ था, या इसमें मतलब है आजादी के थोड़ा पहले और आजादी के थोड़ा बाद। 1947 लिए हैं, 1947 से पहले भी 1-2 साल का इसमें जिक्र किया है, लेकिन ज़्यादा करके हाईलाइट किया गया 1947 से 1950। तो आज़ादी के समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि इसमें जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले तो एक देख लेंगे जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर आ जाएगा। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है। और तीसरा सर्विस सेक्टर हो जाता है, जिसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो ये 3 सेक्टर होता ही है। तो जिसमें देश आज़ाद हुआ उसमें प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी, टर्शियल सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र की क्या स्थिति थी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की क्या स्थिति थी, हम किसमें बेहतर कर रहे थे, कितने लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए थे, कितने लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए थे, कितने लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए थे, और
इस सेक्टर से देश के इकोनॉमी में, मतलब तीनों का कमाई मिला करके ना क्या बनता है, जीडीपी। जीडीपी ये तीनों का योग है। तो यही सब चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। हालांकि हम आप लोग को आज तो पहला वीडियो 11 के नाम से बना रहे हैं, तो एक दो लिंक आप लोग को भेजे थे जिसमें बताए थे कि एक दो वीडियो है, 4 वीडियो के बारे में बताए थे कि आप लोग देख लीजिएगा। 2 वीडियो का लिंक दे दिए, तो उसमें एक वीडियो लगभग इसी से है, और ये 2 वीडियो देंगे जो बता रहे थे आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला वीडियो दूसरा वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तीसरा भी देख लीजिएगा, तो वो भी देख लीजिएगा, तो आप लोग का बहुत फायदा होगा वो इसके लिए। अब इसमें हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। दूसरा जो पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, वो भी कब से, 1950 टू 1990। तो यहां तक भारत के अर्थव्यवस्था का क्या अनुभव रहा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा, और इसमें मोटे तौर पर हम लोग जो योजना है, कौन योजना, पंचवर्षीय योजना, कब शुरू हुआ था जी पंचवर्षीय योजना, 1951। तो 1951 से लेकर के 1990 तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर 5 इयर्स जो प्लान बनता था, उसी में एग्रीकल्चर में क्या करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करना है, सर्विस सेक्टर में क्या करना है, तो हर तरह के, गरीबी को कैसे हटाना है, बेरोजगारी को कैसे हटाना है, तो वो सब चीज को लेकर के योजनाएं बनती थी। तो ये 1951 से लेकर के 1990 तक देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या हुआ, जीडीपी कैसे कहाँ बढ़ा, कितने उद्योग लगे, कब लगे, पूरी चर्चा होगी, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग जो लेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया जिसका नाम था LGP। अब L फॉर क्या हुआ, ध्यान देंगे, L फॉर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, जिसको क्या कहेंगे, उदारीकरण। G फॉर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, और P फॉर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। अब इन तीनों टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, यानी 1991 में पूरा जो इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ करता था, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, काम करने का जो तरीका था, वो बदल गया 1991 में। किसके समय, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। कौन थे, नरसिम्हा राव, और फिनांस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ये दोनों के समय ये पॉलिसी आया। क्यों आया, कैसे आया, इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसकी पूरी चर्चा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और किसमें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर आगे जाएंगे, हम लोग को पॉवर्टी के बारे में पढ़ना होगा। फिर आगे जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना होगा, शॉर्ट में मार देते हैं। फिर आगे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, आधारभूत संरचना। आगे जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना होगा। और आगे जाएंगे तो एक टॉपिक होता है कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियन
इकोनॉमी विथ इट्स नेबर्स। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, क्या जी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं सतत विकास, सतत आर्थिक विकास भी कहा जाता है। और कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ नेबर्स, यानी कि भारत का विकास का तुलना करना है किसके साथ, इसके नेबरिंग कंट्री के साथ। नेबरिंग कंट्री में कौन, जैसे चाइना के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। यानी बांग्लादेश का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कितना हुआ है, भारत का डेवलपमेंट कितना हुआ, वहाँ की जीडीपी क्या है, यहाँ की जीडीपी कितनी है, वहाँ के प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इंडिया के प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर एक दो चीज़ छूट गया होगा तो जब ये इसको शुरू करेंगे तो बताते जाएंगे। हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक को उड़ाया जाएगा क्योंकि 30% सिलेबस या 40% सिलेबस कम होने की पूरी संभावना है। तो किसको हटाना है और किसको लेकर के चलना है, इन सबों पर आगे बात होगी। हमको लगता है कि अब हमें यहाँ पर अपने क्लास को विराम देना चाहिए और आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब जब वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल में जो है प्लेलिस्ट होता है उसमें जाइएगा। जो 11 वाले होंगे उनके लिए अलग प्लेलिस्ट होता है, 12 वाले के लिए अलग प्लेलिस्ट होता है। तो उसको जब आप पकड़ लेंगे, उसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको वीडियो को खोजना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा परेशानी होगी। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माफ कीजिएगा, 2 टॉपिक छूट गया, उसको भी जिक्र कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, स्पेस नहीं है। एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हो गया, मानव संपदा का विकास, मानव भी एक संपत्ति है उसके बारे में। और एक और आपको देखना है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9। कोई और टॉपिक छूटा होगा छोटा मोटा तो कोई बात नहीं है, इसी में एडजस्ट कर लेना होगा। तो अब हमको एक बार फिर से आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।